दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो पिछले टारगेट में आप लोगों के काफी सारे डाउट मैंने क्लियर किए जो आप लोगों के एग्जाम को लेके थे। उससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो भी दी जो आप लोगों ने देख ली होगी। और आप लोगों के जो डाउट चल रहे थे कि भैया पेपर रोबोट बना देगा, पेपर कहां से आएगा, कैसे होगा, क्वेश्चंस रिपीट नहीं होंगे, ये सारी की सारी चीजों के आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर कर दिए गए। तो मुझे नहीं लगता है कि अभी इस तरीके का किसी भी बच्चे का कोई डाउट होगा। तो चलिए वो वाली बात तो करते हैं खत्म। एक जो आप लोगों के सिलेबस डिस्कशन वाला पार्ट, फाइनल पार्ट रह गया था, वो वाला पार्ट भी मैंने अपलोड कर दिया है। सिर्फ बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग की एक वीडियो और देनी है, बाकी तो सारी की सारी जो चीजें हैं वो अपलोड कर दी गई हैं। सिलेबस डिस्कशन बाकी सारी चीजों का। और अगर आप चाहते हैं कि भैया हर सब्जेक्ट, अभी तो मैंने क्या किया है, कंप्लीट सिलेबस को 2 पार्ट में लगभग 1 घंटा से ऊपर की वीडियोस हैं वो, तो उसमें मैंने आप लोगों का सिलेबस डिस्कशन किया है। अगर आप चाहते हैं कि भैया पर सब्जेक्ट और वीडियो दे दो, इस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स का, कौन कौन से किस किस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, तो वो वाली वीडियो भी आप लोगों को बहुत ही जल्दी मिल जाएंगी। फिलहाल हम लोग टारगेट जो है 10 अचीव कर चुके हैं, जिसमें उम्मीद ये है कि लगभग 55% के आसपास सिलेबस, 60% के आसपास सिलेबस निपट चुका है। मतलब इतना सिलेबस हम निपटा चुके हैं। तो आप लोगों को घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बहुत अच्छे से हम लोगों का सिलेबस चल रहा है। ये मैं आप लोगों को बहुत पहले से ही कहता आ रहा हूं कि जिस चीज को पकड़ लेते हैं, जब तक उसे छोड़ेंगे नहीं कंप्लीट करके, तब तक बाकी चीजें पकड़ते भी नहीं है इतनी आसानी से। पिछला बैच भी पूरी तरीके से कंप्लीट हुआ था, उससे पिछला भी कंप्लीट हुआ था, और ये वाला बैच भी बहुत बेहतरीन तरीके से चल रहा है। जो लोग स्ट्रिक्टली चीजों को फॉलो कर रहे हैं उन लोगों को इसके रिजल्ट्स भी देखने को मिलेंगे। ग्रुप डी में भी जिन लोगों ने बेहतरीन तरीके से तैयारी की थी उन लोगों को रिजल्ट्स मिले थे। तो आप लोगों को बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। आप लोग बिल्कुल बेहतरीन तरीके से बेझिझक अपने सिलेबस को जिस तरीके से बताया गया है उस तरीके से अचीव करते चलिए। जो वीडियोस दी जा रही हैं, जो लेक्चर्स दिए जा रहे हैं आप लोगों को, जो भी चीज कंप्लीट कराई जा रही है वो ऑथेंटिक है, सिलेबस से रिलेटेड है, उससे बाहर कुछ भी नहीं है। आप उस चीज को पूरी तरीके से अगर कवर करते हैं तो आप ये मान के चलिए कि कोई नहीं रोक रहा है आपका सिलेक्शन। आप बहुत ही आसानी से प्री क्लियर करेंगे। मेंस का भी ये बैच जैसे ही कंप्लीट होगा, आप ये मान के चलिए कि 80% सिलेबस कवर है आप लोगों का। उसके बाद जो थोड़ी बहुत चीजें करनी होंगी वो हम बाद में कर लेंगे, जो भी चीजें बचेंगी। लेकिन पहले हमें प्री के सिलेबस पर जिस तरीके से हम फोकस्ड हैं उसको कवर कर रहे हैं, और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर हम फिजिक्स वाले पार्ट को कवर कर रहे हैं। क्योंकि जो आपकी लाइंस हैं, ये प्रोजेक्शन है, वो तो हम बाद में भी कर लेंगे जो हमारे पास टाइम बचेगा। इस समय हमें सिर्फ उन चीजों पे ध्यान देना है जिससे हमारा सिलेक्शन ना रुके, क्योंकि प्री में सिलेक्शन सिर्फ इसी के दम पे होना है। इसलिए एक लॉजिकल वे में, एक बिल्कुल जिस तरीके से चलना चाहिए साइंटिफिक प्रोसेस जो है कि अभी यहां पे हमने इलेक्ट्रिसिटी एनसीईआरटी से निपटा लिया, अब बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग का इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर निपटाएंगे। तो जैसे प्रोसेस है उसी तरीके से निपटाओ। आप कोई है कह रहा पहले बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग में इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा रहे हैं, बाद में एनसीईआरटी से पढ़ा रहे हैं, तो यह बेवकूफियत है। जब तक आपको एक क्रम नहीं होगा चीजों का कि भैया पहले किस लेवल से कवर करना है फिर उसके बाद, इसीलिए आपको सारे के सारे सब्जेक्ट जिस हिसाब से होने चाहिए उस हिसाब से करवाए जा रहे हैं। और मेरे हिसाब से मैं अपना काम बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहा हूं। अगर आप अपना काम बेहतरीन तरीके से कर रहे हो तो आप लोगों को दिख रहा होगा कि आप लोगों का मार्क्स इंप्रूवमेंट भी दिखना शुरू हो जाएगा, और हो भी रहा होगा। अब हम अगले सप्ताह से आप लोगों के 2 जगह टेस्ट लगवाएंगे, फुल टेस्ट अपनी ऐप पे भी और टेक्स्ट बुक पे भी, दोनों जगह से हम लोग ट्राई करेंगे किस तरीके से मार्क्स इंप्रूवमेंट कराना है। वो अब इन लास्ट के मंथ में हम लोग पूरी तरीके से डेडिकेटेड रहेंगे आपके मार्क्स को इंप्रूवमेंट को लेकर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टारगेट डे 11। और मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों की जो वीडियो है सिलेबस डिस्कशन वाली, वो वीआईपी गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन के ऊपर अपलोड कर दी गई है। उस वीडियो को जरूर से जरूर देख लें। 2 वीडियोस चली गई हैं, एक 35 मिनट की वीडियो है और एक 39 मिनट्स की वीडियो है। ये करीब करीब ये मान के चलिए कि आप 1 घंटा 25 मिनट के आसपास या 15 मिनट के आसपास की वीडियोज हो गई होंगी। आप यहां देख लीजिएगा गाइडेंस सेशंस के अंदर सिलेबस डिस्कशन का पहला पार्ट ये था, और सिलेबस डिस्कशन का आपके पास कौन कौन सा, 1 मिनट में बताता हूं। सिलेबस डिस्कशन की वीडियो जो है टेक्नीशियन सिलेबस डिस्कशन पार्ट 1, 1 मिनट। सिलेबस डिस्कशन का पार्ट 2 ये है। इसकी जो
रैंकिंग है वो थोड़ी सी गड़बड़ाई हुई है, जिसके चलते मिलने में डिफिकल्टी हो रही थी, वो मैं उसको सेट कर दूंगा। तो आपको ये जो सिलेबस आरआरबी टेक्नीशियन इन डेप्थ सिलेबस पार्ट 2, ये जो पार्ट 2 है ये आपको इसी के जस्ट नीचे दिखेगा। मैं इसको चेंज कर दूंगा, टीम को बोल के वो चेंज हो जाएगा, वो इसी के जस्ट नीचे आ जाएगी। तो क्रम से आप लोगों को ये सारी चीजें जैसे मिल रही थी वैसे ही मिल जाएंगी, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी भी अगर कोई न्यू स्टूडेंट है और उसने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, ये टेलीग्राम ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना। मैक्सिमम चीजें इसी के अंदर आप लोगों को मिलती हैं, इसलिए सारी इंफॉर्मेशन उसी के अंदर है। ये आप लोगों के टेस्ट है, तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, चीजों को लेके चलते हैं। चलिए तो बात करते हैं आप लोगों का कि भाई किस तरीके से हम लोगों को अपना टारगेट अचीव करना है, क्या क्या हमारे इस बार के टारगेट में चीजें हैं। तो ये है हमारा टारगेट डे 11 और बहुत ही अच्छे तरीके से चीजें चल रही हैं। इस बार जो है साइंस का टारगेट थोड़ा सा बड़ा मान लो, या फिर ये मान लो कि पूरी तरीके से क्लास 10th की जो NCERT है, जो ग्रुप डी में सबसे ज्यादा पूछी गई थी, सिलेबस के वर्ड्स बिल्कुल सेम है ALP के अंदर भी। तो अगर एक बार को एग्जामिनर ने चालाकी करने की कोशिश की, उसने 9th से नहीं दिया जैसे पिछले साल नहीं दिया था, तब भी आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। इसीलिए पहले इस NCERT को बेहतरीन तरीके से निपटाया गया है, इसलिए आप लोग बिल्कुल भी टेंशन ना लें। हमारी जो 10th की और 9th की फिजिक्स थी वो हमने पूरी तरीके से निपटा ली है। अब हम दोबारा से 9th की केमिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे और उसे 10th की केमिस्ट्री पे लेके आएंगे। बहुत ही आसानी से आप लोगों का सारा सिलेबस निपटेगा। तो चलिए स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर्स की अगर मैं बात करूं तो देखिए ये वाला जो चीज है मुगल काल, ये ही मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है। इसी के लिए आप लोगों को पीछे वाला पार्ट करवाया गया था, जिसमें आपको दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड चीजें पढ़वाई गई। आप सोच रहे होगे भैया ये सब चीजें क्यों पढ़वा रहे हो। बात क्या है, जो 10 नंबर है ना जीके के, ये नंबर खींचना बड़ा डिफिकल्ट काम होता है। दूसरी चीज ये है कि इस समय जो आप टारगेट कर रहे हो आपको पता भी नहीं चलेगा और ये चीजें कवर हो जाएंगी। लास्ट टाइम पे आप पढ़ने की कोशिश करोगे, आपको लगेगा कि ये 10 नंबर कहां से खींचूं, तो आप उस समय नहीं खींच पाओगे। इसलिए थोड़ा थोड़ा अगर लेके चलोगे, ये चीज मैं बार बार बताता हूं आपको, सिर्फ आप एक एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हो, कल को NTPC आ गया तो क्या आप दोबारा से पढ़ोगे? आपका पढ़ा हुआ है, आपको कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर आपका अगर 100 क्वेश्चंस हैं, मान लो किसी का 100% सिलेबस है जीके का, तो उसमें से 50% भी अगर आपका पहले से कवर होगा तो आप चीजों को बहुत आसानी से कवर कर लोगे। मैथ्स आपकी कवर है, रीजनिंग आपकी कवर है, जीके का अगर आपका 50% पार्ट कवर है तो 50% तो आप कवर कर ही लोगे। इस तरीके से आप दूसरे एग्जाम को देने के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। इसलिए ये चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुगल काल, इसके जो लेक्चर है वो भी मिलेगा आप लोगों को, इसके नोट्स मेरे खुद के हैं वो भी मैं आप लोगों को दूंगा। उन चीजों को आप कवर करें, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके बाद है भारतीय नागरिकता, मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य। ये जो चीजें हैं ये आप लोगों की कॉन्स्टिट्यूशन से दी जा रही हैं। वो इसीलिए क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन से ग्रुप डी के अंदर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे, जिसके चलते हमें ये वाली चीज करनी पड़ रही है। अब ग्रुप डी आ जाएगा आगे। देखिए रेलवे में नौकरी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको नौकरी लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसका रीजन ये है कि अगर आपकी ग्रुप डी में भी लग गई तो आप लोगों के पास चांस बहुत है। अभी देखो इतनी सारी वैकेंसीज निकल रही हैं दोबारा से GDC के थ्रू, काफी ज्यादा संख्या में इतनी वैकेंसी एक एक डिवीजन से निकल रही हैं कि उतनी वैकेंसी बाकी जगह पे है भी नहीं। मतलब इतनी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से वैकेंसी नहीं आई थी जितनी वैकेंसी आपको GDC वगैरह के थ्रू देखने को मिल रही है। 10,000 वैकेंसीज का नोटिफिकेशन तो पहले ही देखा था आपने, अब फिर से आ रही है वैकेंसीज। तो एक बार अगर आप घुस जाते हैं, और घुसोगे कैसे? घुसोगे तो तभी जब आप लोगों ने सिलेबस को कवर कर रखा होगा और उसके अंदर 20 नंबर की जीके है मान लो, तो 20 नंबर की जीके कवर कैसे करोगे? उस समय भी कर लोगे एक साथ क्या? जब आपको कॉन्फिडेंस तो तभी आएगा कि मेरी रीजनिंग कवर है, मेरा मैथ कवर है, मेरी साइंस कवर है, सिर्फ जीके है, जीके भी मेरी इतनी सारी कवर है, इस बार तो मैं बिल्कुल पूरी जी जान लगा दूंगा और 100% सिलेक्शन ले लूंगा। ये तभी पॉसिबल होगा जब आप लोग तैयारी करेंगे। और उम्मीदें हैं कि कम से कम 20 से 30 हजार के बीच तो वैकेंसी देखने को मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि जितने भी प्रमोशन के थ्रू वैकेंसीज फिलअप हो रही हैं, चाहे वो ALP हो या कोई हो, ये सारी की सारी वैकेंसीज ग्रुप डी वाले ही मैक्सिमम जा रहे हैं उधर। ग्रुप डी वाले लड़के निकल के चले जा रहे हैं उधर, तो ग्रुप डी की वैकेंसी खाली हो रही है तो वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से ही भरी जाती हैं। बाकी ग्रुप डी की वैकेंसी जो है बहुत ही कम ऐसी हैं जो डिपार्टमेंटल या ऐसे कुछ, या तो वो दूसरा वाला कोटा होता है जिसकी किसी पापा मम्मी की डेथ हो जाती है तब,
चला जाता है तो जा सकता है ग्रुप डी में, इसके अलावा कोई कोटा है नहीं, इसलिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू उसकी वैकेंसीज काफी अच्छी आती हैं, बताएंगे बाद में। फिलहाल आप यहां ध्यान रखिए, मुगल काल हम कवर करेंगे, ये भारतीय नागरिकता किस तरीके से मिलती है, किस तरीके से रिजेक्ट होती है, इस चीज को कवर करेंगे। मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य, ये पिछली बार की जो है ये मेरे पास है, ये जो नोट्स हैं इनको अपडेट जरूर कर लेना कि भारतीय नागरिकता वाले, इसमें अगर कोई चीज चेंज हुई होगी तो वो भी आप लोगों को दिख जाएगी, वो मैं लेक्चर दूंगा आपको समझ आ जाएगी। ये जो चीज है लेटेस्ट अपॉइंटमेंट, देखिए लास्ट का जो 1 मंथ बचेगा उसके अंदर जो स्पीडी जीके है करंट वाली, उसको कवर कराने की कोशिश करेंगे पूरी तरीके से, क्योंकि उस समय की चीजें करना फायदेमंद भी रहेगा आप लोगों का, वो चीजें याद भी रहेंगी क्योंकि वो अपडेटेड कंटेंट होगा। इसीलिए मैं अभी स्टैटिक वाला पार्ट कवर करा रहा हूं, उस समय आप लोगों की करंट वाली चीजें करवा देंगे इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, तो आप लोगों को बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं होगी उस समय। तो ये हम लोगों का कवर करना है। लेटेस्ट अपॉइंटमेंट ये आप लोग याद कर सकते हैं, क्योंकि ये अगर एक नियुक्त हो गया तो अगले 2-3 साल के लिए, 4 साल के लिए वो नियुक्त हो गया, इसलिए इस चीज को आप जरूर से जरूर कवर करेंगे। तो ये लेटेस्ट अपॉइंटमेंट जो है अभी जो हाल फिलहाल में हुए हैं पिछले 6 महीने के अंदर, उसकी वीडियो आप लोगों को मिल जाएगी, उससे आप नोट्स बनाइएगा, ये चीजें आप कवर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास लेटेस्ट स्पीडी की करंट है तब भी आप लोगों को ये चीज मिल जाएगी, लेकिन मैंने आपसे कहा कि मैं उसे दोबारा से भी करवाऊंगा, अभी जो वीडियो दी जाएगी वहां से आपको ये कवर करना है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो देखिए साइंस में हम लोगों ने 2 चैप्टर जो मोस्ट इंपोर्टेंट थे मैंने बताया आप लोगों को, इलेक्ट्रिसिटी, और उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो था जिसके अंदर आपने विद्युत मोटर और ये सब चीजें पढ़ी, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, ठीक है। उन दोनों चैप्टर्स के प्रीवियस ईयर जरूर से जरूर कर लेना, मैं बार बार आप लोगों को कह रहा हूं, उन दोनों चैप्टर्स को इतना ज्यादा अच्छा कर लो, इतना ज्यादा अच्छा कर लो, क्योंकि वो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर है और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग के हमारे नंबर जुड़ने वाले हैं, इसलिए आप लोग उस चीज को बहुत अच्छे से करें। मैं टाइम भी दे रहा हूं आप लोगों को। इसके अलावा सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के स्रोत, एक चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। एनसीईआरटी मेरे सामने है, यहाँ पे मैं 1 मिनट इसको एनसीईआरटी को खोल भी लेता हूँ जिससे कि आप लोगों को भी पता रहे। सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ये वाला जो चैप्टर है काफ़ी 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 इंपॉर्टेंट है, लेकिन ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। इसके चलते तीनों चैप्टर्स पिछली बार भी एक साथ कराए थे, इस बार भी मैं एक साथ ही ले रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर मैं आप लोगों को यहीं बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, उससे ज़्यादा आप लोगों को कुछ करना भी नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये है हमारा चैप्टर जिसको मैं ओपन कर रहा हूँ यहाँ, इस चीज को आप देख लीजिएगा, ऊर्जा के स्रोत। इसके अंदर आप लोगों को मैंने मार्किंग नोट्स में आप लोगों को दूंगा ही, लेकिन इसके अंदर आपको एक तो पढ़ना है परंपरागत ऊर्जा के स्रोत और गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत, ये वाली चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा थर्मल पावर प्लांट से थोड़ी बहुत चीज कभी पूछी है तो पूछी है, नहीं तो कुछ नहीं पूछा जाता है। मीथेन गैस कितनी होती है उत्तम ईंधन में, गैस में, इस तरीके के क्वेश्चंस मीथेन गैस से रिलेटेड पूछ लिया जाता है। इसके अलावा पवन ऊर्जा, क्योंकि ऊर्जा के स्रोत की बात हो रही है कि ऊर्जा कैसे बन सकती है, तो इसके अंदर पवन ऊर्जा की भी बात होगी, हाइड्रोलिक एनर्जी की भी बात होगी कि पानी से कैसे ऊर्जा बनती है। तो उनके जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो 1 घंटे के लेक्चर में या 1.5 घंटे के लेक्चर में आप सारे के सारे कवर कर लोगे, उसमें कुछ है ही नहीं। सोलर कुकर के बारे में भी बात होगी, वो भी इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है, ठीक है। इसके अलावा सोलर पैनल जो लगे होते हैं वो किस चीज के बने होते हैं, एक सेल कितने वोल्ट का होता है, इस तरीके के क्वेश्चंस भी यहां से पूछ ही ले जाते हैं। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है न्यूक्लियर एनर्जी, नाभिकीय ऊर्जा, उससे आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। और नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन, ये दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसी पे क्वेश्चंस पूछता है। परमाणु बम, हाइड्रोजन बम किस पे आधारित है, आप कमेंट में बताइएगा। एटॉमिक बॉम्ब किस प्रक्रिया पर आधारित है, नाभिकीय संलयन पर, नाभिकीय विखंडन पर। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन, हाइड्रोजन बम किस पे आधारित है। ये दोनों के दोनों क्वेश्चंस के आंसर जरूर से जरूर दीजिएगा। बस इसके अंदर इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। फिर इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट चैप्टर, उसमें है आर एनवायरमेंट। ये चैप्टर जो है हमारा पर्यावरण, ये हमारा, उसके अंदर भी हम पढ़ेंगे, किसके अंदर, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर, लेकिन वहां हम बहुत डेप्थ में पढ़ेंगे। यहां हम सिर्फ इतना पढ़ेंगे जितना हमारी एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है। तो एनसीईआरटी के अंदर क्या दिया हुआ है, परितंत्र के घटक दे रखे हैं, फूड श्रृंखला जो हम बायो में भी पढ़ते हैं, इससे क्वेश्चंस पूछता भी है। आप सोचते हैं कहां से आ गया, कहां से आ गया, वो सब यहीं से आ रहा है, एनसीईआरटी से ही उठ के आ रहा है। तो फूड चेन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं। ये देखो, ये फूड चेन, इससे रिलेटेड एक आध क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, तो ये वाली चीज हम देख लेंगे।
बस ऐसे ही कि सबसे शीर्ष पे मांसाहारी होते हैं, फिर मांसाहारी, शाकाहारी, उत्पादक, सूर्य का प्रकाश, इस तरीके से क्रम भी लगवा लेता कई बार। और सबसे इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस इफेक्ट, ओजोन डिप्लेशन, ओजोन लेयर से रिलेटेड और ग्रीन हाउस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेगा ही पूछेगा। इसलिए जब मैं आपको एक घंटे का लेक्चर दूंगा, मान लो 1.5 घंटे का लेक्चर पहले चैप्टर का हो गया, 1 घंटे का लेक्चर आर एनवायरनमेंट का हो गया, तो आप इस 1 घंटे में ये ही पढ़ोगे जो इंपॉर्टेंट है। इससे ज़्यादा कोई कुछ पढ़ाने वाला ही नहीं है आप लोगों को। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। पराबैंगनी किरणों के बारे में पढ़ लेंगे आप, और जैव और अजैव घटक के बारे में पढ़ लोगे। CFC वगैरह के बारे में इसमें आएगा, तो वो आप देख लोगे, क्योंकि ओजोन परत के डिफ्लेशन में CFC का रोल आता है। बस इतना ही आप लोगों को कवर करना है, उससे ज़्यादा नहीं करना है। तो 1.5 घंटा मान लेते हैं पहले लेक्चर पहले के लिए, 1 घंटा इसके लिए और 1 घंटा अगले के लिए मान लीजिए। 3 साढ़े 3 घंटे के अंदर ये तीनों चैप्टर्स निपट जाते हैं। इसी तरीके से अगर इलेक्ट्रिसिटी आप कंप्लीट चैप्टर पूरे हफ्ते में कर रहे थे तो वो बहुत ज़्यादा था सिलेबस, यहाँ बहुत कम है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है कि भैया ने 3 चैप्टर दे दिए। मुझे पता है, इसीलिए मैंने दिए हैं। ये चैप्टर्स इतने लंबे नहीं हैं, सिर्फ 1-1 घंटे के हैं। जब आप कवर करोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा। लेकिन मैंने जिन टॉपिक्स के नाम लिए हैं, जैसे ओजोन डिप्लेशन, ग्रीन हाउस इफेक्ट, नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय संलयन, विखंडन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। यहां से क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे आप लोगों को, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट है प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके अंदर 3R पढ़ लेना बस, ठीक है, कि 3R का मतलब क्या होता है, उसकी फुल फॉर्म क्या है, और वही जो आप लोगों ने पढ़ रखा है, पुनः उपयोग, पुनः रीयूज, रिड्यूज, रिसाइकल वाला, बस उसी को पढ़ना है, वही इंपॉर्टेंट है इसके अंदर है। और इसके अंदर थोड़ा सा पेट्रोलियम इंपॉर्टेंट आता है, पेट्रोलियम वाला पार्ट वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है बस। इसके अलावा इसके अंदर जल संग्रहण एक बार देख सकते हो आप, लास्ट चैप्टर के अंदर आपको कोयला और पेट्रोलियम और इसके अलावा जल संग्रहण, ये 2 टॉपिक जरूर से जरूर देखने हैं। इसके अलावा आप लोगों को कुछ देखने की जरूरत नहीं है। और सबसे अच्छी बात यह है, इसी के चलते मैंने बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग में कोई टारगेट नहीं दिया है कि आपको ऐसा ना लगे कि ये 3 चैप्टर बहुत लंबे हो रहे हैं। ये इस बार का जो टारगेट है, पीछे की चीज़ों को कवर करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दिया गया है। जो पीछे की चीज़ें बची हैं उनको आप कवर कर लें इसमें, क्योंकि इस बार टारगेट कम है। ये सिर्फ 3 घंटे का टारगेट है। 3 घंटे का एक दिन में भी बैठ के करने की कोशिश करोगे तो कर लोगे, लेकिन एक दिन में मत करना, रोज डेली एक करना। एक चैप्टर आज, एक चैप्टर कल, एक चैप्टर परसों, 1-1 घंटे के चैप्टर हैं। 3 घंटे में ये चैप्टर निपट जाएगा। ये इसको आप बहुत बड़ा मत समझने ना, 2 घंटे का ये सारा नहीं है। मुगल काल आप पढ़ लेना, 1 से 1.5 घंटे में हो जाएगा। नेक्स्ट 1 से 1.5 घंटे के अंदर ये दोनों टॉपिक हो जाएंगे। तो 2 घंटे का ये है, 5 घंटे ओनली। इसके अलावा मैथ्स में हमारा पाइप एंड सिस्टम, ये पिछली बार रह गया था, पिछली बार दिया था लेकिन रह गया था, तो इस बार हम करेंगे। सेम टू सेम कॉन्सेप्ट टाइम एंड वर्क का ही है भाई। ए और बी एक काम को 10 दिन और 15 दिन में करते हैं, बताओ पूरा काम कितने दिन में होगा। एक ए नल है, एक बी नल है, एक 10 घंटे में भर सकता है टंकी को, दूसरा 12 घंटे में भर सकता है। बताओ दोनों मिलके कितने दिन। सेम टू सेम कॉन्सेप्ट है। मैंने इस पर वीडियो भी दी थी, अब मैं अपनी वीडियो भी दे दूंगा आप लोगों को, बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने तो 30 मिनट के अंदर ही दोनों चैप्टर कंप्लीट करा रखे हैं, तो उसमें आप देख लेना, वो निचोड़ है पूरा। तो पाइप एंड सिस्टम ये वाला टॉपिक जो है, इसको आप कवर करेंगे मैथ्स में। क्योंकि ऊपर ज्यादा टारगेट नहीं है, इसलिए इस बार हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन को भी बहुत अच्छे से कंप्लीट करेंगे। रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाला चैप्टर, मेन टारगेट तो यही है। इस बार मैथ्स का टारगेट बहुत अच्छा है, इस टारगेट को आप अचीव करें। यहां से 1 नंबर यहां से और 2 नंबर के करीब आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन से देखने को मिल जाते हैं। ऑल प्रीवियस ईयर जो भी हैं अभी तक टाइम एंड वर्क किया, चाहे आपने पाइप एंड सिस्टम करेंगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन इनके प्रीवियस ईयर भी निपटा लेना। इसके बाद ये चैप्टर्स नहीं दूंगा मैं, ये दोनों चैप्टर्स नहीं दूंगा। 1 हफ्ते के लिए टारगेट बहुत कम है, कोई ज्यादा टारगेट नहीं है। नेक्स्ट, इस बार रीजनिंग के अंदर भी आप लोगों का कुछ ज्यादा टारगेट नहीं है। सीटिंग अरेंजमेंट के प्रीवियस ईयर आप लोग लगाएं। ये दोबारा से इसलिए दिया है क्योंकि आप लोगों ने वो गोल सर्कल तो देख लिए थे, ठीक है, ये वाली सिटिंग अरेंजमेंट भी देख ली। इस बार टाइम जो दिया जा रहा है वो इसलिए दिया जा रहा है कि आप न्यू क्वेश्चंस जो ग्रुप डी में आए थे उन क्वेश्चंस को देख लें कि उसमें कैसे क्वेश्चंस दिखाए गए थे, कैसे क्वेश्चंस आए थे। तो अगर आपके पास बुक नहीं है तो मैंने उसकी पीडीएफ भी सेंड कर रखी है, बुक आपके पास होनी ही चाहिए, उससे आप उन चीज़ों को देख लीजिएगा। तो सीटिंग अरेंजमेंट
उसके क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर करेंगे। लेटर सीरीज 2 लेक्चर्स हैं 2 घंटे के, इसके अंदर वही वाले लेटर सीरीज है ये वाली जो लेटर सीरीज आती है जिसमें आपने देखा होगा, जिसकी मैं चर्चा करता रहता हूं कि ए बी बी सी सी डी डी ई इस तरीके से कुछ होता है, तो आप इन्हें इस तरीके से बांट लेते हैं। इस तरीके के जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपके लेटर सीरीज के अंदर है, उन क्वेश्चंस को आप करेंगे। नेक्स्ट है डिक्शनरी वर्ड फॉर्मेशन। आपने क्वेश्चन सुना होगा, एक क्वेश्चन आ जाएगा, फिर आ जाता है क्रम में लगाओ, डिक्शनरी के अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लगाओ। तो आपको पता होना चाहिए कि उन क्वेश्चंस को हम कैसे करते हैं। वैसे बहुत आसान होते हैं, बहुत आसान। तो 2 आवर इसके और आधा घंटा इसका, मतलब 1 घंटा मान लो। सिर्फ 3 घंटे के अंदर ये दोनों चैप्टर्स बड़ी ही आसानी से निपट जाएंगे। बाकी जो पूरा समय देना है वो आपको सीटिंग अरेंजमेंट में देना है। इस सब के बाद भी मैं आप लोगों को बार बार कह रहा हूं, सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन एग्जाम के अंदर या टेस्ट के अंदर सबसे लास्ट में करने की कोशिश करनी है, उसी समय नहीं निपटना है, क्योंकि हर चीज का 1 नंबर है। अगर आपने एक सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन करने में 2 मिनट का समय ले लिया, आप 2 मिनट में जीके के या साइंस के 5-7 क्वेश्चन देख सकते थे। इसलिए पहले पूरा पेपर देखना है, मार्क करके निकल जाओ, आके कर लेना दोबारा से। चाहे पेपर पर नीचे लिख लो रफ में कि 20वां क्वेश्चन सीटिंग अरेंजमेंट, बाद में करेंगे। सीटिंग अरेंजमेंट पूरा नहीं लिखना है, एसटी लिख लो, एसए लिख लो, पता चल जाएगा कि सीटिंग का है, बस बाद में आके कर लो अगर टाइम बच रहा है तो। पहले इन क्वेश्चंस पे नहीं लिपटा जाता है। कोई भी क्वेश्चन, चाहे वो पजल हो, अगर आपको दिख रहा है कि मेरा एग्जामिनर ने या भैया ने बताया है कि इस बार पजल जो आ रही है वो देखने में ही बड़ी है, पढ़ते ही आंसर मिल जा रहा है, तब आप उसको करो। आपको पर लगा है कि भैया ने बताया था कि भैया जो सीटिंग अरेंजमेंट आ रहा है वो देखने में ही बड़ा है लेकिन उसका आंसर बहुत आसानी से मिल जा रहा है, बहुत छोटा सा है, तब आप करें, अदरवाइज उसे सबसे लास्ट में ही करें। ये एक स्मार्ट बच्चे की पहचान है। बाकी आपका मन है, जो आपका मन करे वो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर हमने पिछली बार आपको सिंपल मशीन जो दिया था वो दिया था, लेकिन हमने उसके पूरे लेक्चर्स प्रोवाइड नहीं कराए थे, जिसके चलते आप लोगों को टारगेट ज़्यादा लगा होगा तो कंप्लीट नहीं हो पाया था। तो घबराएं नहीं, इस बार आप सिंपल मशीन, इसके अंदर हमें करना क्या है, देखो एक तो जो बचा हुआ है आप फ्रिक्शन कंप्लीट कर लें, जो इंक्लाइंड प्लेन वाला है, फ्रिक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछता है, बहुत अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछता है। लीवर हमारा कंप्लीट हो चुका है, हमें पुली पढ़नी है थोड़ी सी, और थोड़ी थोड़ी जानकारी जो लेनी है वो आप स्क्रू जैक वगैरह की या जो छोटे छोटे यंत्र हैं उनकी ले लेनी है। बाकी क्वेश्चंस जो मैक्सिमम मिलते हैं वो फ्रिक्शन से मिलते हैं या पुली से देखने को मिलते हैं, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन लीवर से देखने को मिलते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ें बहुत बेहतरीन तरीके से समझ आई होंगी। अगर आप नए स्टूडेंट हैं और अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो इस समय आप 500 रुपये के अंदर ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप ग्रुप डी के भी स्टूडेंट हैं और हमारे पुराने स्टूडेंट हैं तो आप सिर्फ 400 रुपये के अंदर एनरोल कर सकते हैं। कोर्स इस समय चल रहा है, लेकिन आपको चीज़ें अगर कवर करनी है तो उसका एकमात्र तरीका है कि आप पहला टारगेट कवर करें और फिर ये वाला टारगेट भी साथ में लेके चलें, तभी आपका सिलेबस कवर होगा, नहीं तो नहीं होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर।